नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। दुनिया भर में कोरोना की दहशत अभी कम भी नहीं हुई थी कि कोरोना फिर से अपना रूप दिखाना शुरू कर चुका है, जिसमें कहने को तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव दिखती है, लेकिन बीमारी के जो लक्षण हैं वो बहरूपिया पैटर्न में देखने को मिल रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि घर घर में सर्दी, खांसी, बुखार के साथ लंग्स इन्फेक्शन के मरीज सामने आ रहे हैं। अगर बात करें प्रदेश की, तो एक सप्ताह में लंग्स इन्फेक्शन के करीब 100 से अधिक केस सामने आ चुके हैं, जिनमें गंभीर श्रेणी के 4 दर्जन से अधिक मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन लक्षण बिल्कुल कोरोना जैसे हैं। ऐसे में एक बार फिर लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं और इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या ऐसे में सावधान हो जाना जरूरी है? किस तरह से प्रिकॉशन हमको लेना है? ये तमाम सवाल आज जवाब तो देना पड़ेगा। बहरूपिया पैटर्न से सावधान, क्या फिर से कोरोना का स्वरूप बदल रहा है? राजधानी में कोरोना का बहरूपिया पैटर्न नजर आ रहा है। घर घर में सर्दी, खांसी, बुखार के बीच लंग्स इन्फेक्शन है और सबसे ज्यादा खतरनाक जब सेकेंड वेव आई थी तो यही लंग्स इन्फेक्शन, यही ऑक्सीजन की कमी नजर आई थी। क्या एक बार फिर से हमें सावधान होने की जरूरत है? एक सप्ताह में सामने आए लंग्स इन्फेक्शन के 100 के आसपास केस। एसएमएस, टीबी हॉस्पिटल, आरयूएचएस समेत अन्य अस्पतालों में मरीज भर्ती हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें से अधिकांश की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन मरीजों में से गंभीर श्रेणी के 4 दर्जन से अधिक आईसीयू में भर्ती हैं। चिकित्सकों की माने तो जिन पेशेंट में लंग इन्फेक्शन आ रहा है उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन लक्षण बिल्कुल कोरोना जैसे हैं। और इस पूरी जानकारी के साथ कि आखिर किस तरह से जो ये कोविड है इससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आदमी संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर लंग्स इन्फेक्शन है तो सावधान होना भी है और गंभीर होना भी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिंह जुड़ गए हैं, तो वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी रिपोर्टर विकास शर्मा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले विकास, आपका ही रुख करेंगे, क्योंकि एसएमएस अस्पताल हो, आरयूएचएस हो, लगातार हॉस्पिटल्स की स्थिति को आप देखते हैं। फिलहाल क्या ये स्थितियां कहती हैं? देखिए, अगर मेगा स्थितियों की बात करें कोविड की, तो राजस्थान इस वक्त अगर सरकारी आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो एक सेफ जोन में है। अगर बात करें अभी की, तो पूरे राजस्थान की बात करें, कुल 48 एक्टिव केस पूरे राजस्थान में मौजूद हैं और जो 48 केस उसमें अकेले जयपुर के अंदर 38 केस मौजूद है। उसके अलावा इक्का दुक्का केस दूसरे जिलों के अंदर है। लेकिन उसके साथ ही अगर पैटर्न की बात करें तो राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर का जो पैटर्न देखते हैं, तो एक दिन जहां जैसे कल की बात करें तो कल 0 केस पूरे प्रदेश भर में इकट्ठे हुए थे, चिन्हित किए गए थे। वहीं दूसरे आज की बात करें तो आज अकेले जयपुर के अंदर 15 केस चिन्हित किए गए। अगर प्रदेश का आंकड़ा बात करें तो शाम को जारी होगा, लेकिन कह सकते हैं कि जो आंकड़े जारी हो रहे हैं या तो उन आंकड़ों के जो पैटर्न है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं या फिर जो टेस्टिंग की प्रक्रिया उस पर, क्योंकि कल की बात करें तो 1400 के आसपास टेस्ट हुए थे। उसके अलावा बात करें रोज की 5000 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं। और इन सब के बावजूद अगर आंकड़ों की बात करते हैं कि जो केस कम आ रहे हैं, उसके बावजूद अस्पतालों की स्थिति है तो अस्पतालों में स्थितियां हाउसफुल जैसी हो गई है। बात करें राजधानी जयपुर के बड़े अस्पतालों की, चाहे वो एसएमएस की बात करें, आरयूएचएस की बात करें, चाहे वो टीबी अस्पताल की बात करें, चाहे वो निजी अस्पतालों की बात करें, उन सभी जगह पे जो खांसी, बुखार और जुकाम, इनके काफ़ी केस बढ़े हुए हैं।
और इनमें से जो चिंता वाली बात यही है, हम जो अपडेट कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि लंग्स इंस्पेक्शन जो कि सबसे बड़ा कारण माना जाता है जो कोविड के अंदर लंग का इन्फेक्शन, वो उसके केस बढ़े हैं। अगर 7 दिन की बात करें तो तकरीबन 100 के आसपास केस राजधानी जयपुर में रिपोर्टेड है जो कि लंग में इन्फेक्शन जिनके देखा गया है। हालांकि जिस तरह से जो केस आ रहे हैं उनमें से जिस तरह सर्दी एकदम से बढ़ी है उसके बाद में इस तरह केस बढ़ना लाजमी है, लेकिन उसका एक चिंता कारण ये भी है कि कहीं ये कोविड का रूप तो नहीं है। क्योंकि हम बात करें सेकंड वेव, तो सेकंड वेव के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से आरटीपीसीआर टेस्ट अब लोगों के कराया गया था तो आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे, लेकिन उसके बाद में जब वो मरीज घर पर ही इलाज लेना शुरू करते हैं, उसके बाद में जब सीवियर कंडीशन बढ़ती है, सीवियर कंडीशन उनकी हुई जब वो अस्पताल पहुंचे और उसके बाद में जब उनका आरटीपीसीआर के बाद में जब उसका सिटी टेस्ट कराया गया तो सिटी के अंदर उसके निमोनिया और साथ में लंग में इन्फेक्शन जो है वो पकड़ा गया था। यानी कि जो सेकंड वेव थी उसमें भी कोरोना ने अपना एक रूप बदला था और रूप बदल करके इस तरह से हो गई थी कि उसका जो टेस्ट है, कोविड का टेस्ट है, वो नेगेटिव आ रहा था, लेकिन साथ में जो एचआरसीटी की रिपोर्ट है उसमें बहुत ही गंभीर सीवियर कंडीशन जो है मरीज की देखने को मिल रही थी। और यही वो वजह थी कि सेकंड वेव के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा डैमेज होना पड़ा इस बात के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाया कि वो कब गंभीर हालत में पहुंच गए। तो ऐसी स्थितियां वापस दोबारा से पैटर्न आ रहा है, उसी तरह के केस सामने आ रहे हैं। जिस तरह केस बढ़ रहे हैं तो उसको उसने डॉक्टर्स में भी एक अलर्ट जारी किया, अलर्ट चिंता का मोड में आ गए हैं। ये आपने सही कहा विकास की वो स्थिति थी जब सेकंड वेव थी। फर्स्ट वेव में कुछ हुआ नहीं तो लोगों को लगा कि हाँ ठीक है शायद कोविड है, खांसी जुकाम जैसे होता है उसी तरह की स्थिति है, लेकिन सेकंड वेव में लक्षण नहीं आए लेकिन मौतें बहुत ज्यादा हुई। डॉक्टर अशोक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, 100 मरीज के लगभग जो है लंग्स इन्फेक्शन उनको होता है, रिपोर्ट जो आती है वो नेगेटिव आती है, कई मरीज गंभीर हो चुके हैं। अब क्या इस स्थिति को हमें गंभीर लेना चाहिए? क्या ये माने जिस तरह से कोविड सेकंड वेव में था उस तरह की स्थिति है? अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि इसको ये एक तरीके से ऐसी तलवार है, दोनों तरफ धार है जिसके, अगर अपन इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं तो हैवॉक होगा और नेग्लिजेंसी लेते हैं तो आगे जाके नुकसान हो सकता है। मेरा ये कहना है कि कोरोना आज की तारीख तक पूर्णतः अपने इंडिया में ख़त्म नहीं हुआ है। ये वायरस अभी एग्जिस्ट कर रहा है, पॉपुलेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हल्के तौर पे तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक विकास जी ने बताया लंग्स इन्फेक्शन की बात की है, तो सारे लंग इन्फेक्शन कोरोना नहीं होते, कुछ केसेस हो सकते हैं कोरोना के रहे हों, लेकिन अपन ये गारंटीड नहीं ले सकते कि सिम्टम्स नहीं है तो कोरोना नहीं है, और ये भी गारंटी नहीं ले सकते कि सिम्टम्स है तो कोरोना ही है। इसलिए हमें ये तो देखना ही पड़ेगा कि अपने को टेस्ट तो करवाने ही पड़ेंगे, और टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो नेचुरली भी हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड भी हैं कि अगर कुछ होता भी है तो मेडिसिन्स भी है, प्रिकॉशंस भी है, नेगेटिव आ रही है। अब हम इसको कैसे पहचाने कि ये कोविड है या नहीं है? क्योंकि लोग जो है या जिन्हें लंग इन्फेक्शन हुआ है वो भी एक बार को पैनिक हो जाते हैं, और फिर जब इस तरह की बात जानकारी सामने आती है तो दूसरे लोग भी पैनिक होते हैं। तो इस चीज को कैसे समझें कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है लेकिन क्या ये कोविड हो सकता है या नहीं होगा? नहीं, ऐसा है कि इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि अगर किसी को निमोनिया है तो हम लोग उसका लवाज लेके ब्रोंकोस्कोपी करके वी कैन कंफर्म इट कि भाई इसमें क्या इन्फेक्शन है, कौन सा नहीं है। अगर सारे जो टेस्ट हम कर रहे हैं और उसमें अगर कोई बैक्टीरिया नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर कोई इन्फेक्टिव एजेंट नहीं मिल रहा है, देन वी कैन थिंक कि भाई नेगेटिव भले हो लेकिन ये कोरोना हो सकता है, ये वायरस जो है डिटेक्ट नहीं हो पाया है। इस तरीके से हम रूल आउट कर सकते हैं कि ये है या नहीं है, इस हिसाब से। जी डॉक्टर अशोक सिंह, क्योंकि देखिए अमेरिका में देखें तो वहाँ केसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, और जो वहाँ पर एक वेरिएंट नजर आ रहा है XBB करके, वही वेरिएंट भारत में भी है, लेकिन इस तरह के केसेस बहुत गंभीर अगर ऑल ओवर भारत में देखें तो वहाँ नहीं है। अब क्या हमको ये सीरियस लेना चाहिए? किस तरह से हमको प्रिकॉशन लेने चाहिए, और क्या वाकई में ये भारत के लिए गंभीर बात है? नहीं, गंभीर तो पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन इस गंभीरता इस चीज़ में लेनी चाहिए कि इसको आने से रोकने की गंभीरता लेनी चाहिए। इसके लिए हमें
प्रिकॉशंस रखने ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा कहना ये है कि अगर अपन प्रिकॉशंस रखेंगे तो कोई ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। हम ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड, और जो वैक्सीनेटेड ऑलरेडी हैं उनको ये चाहिए कि बूस्टर डोज ले लेवे, तो ये बीमारी आने की करीब करीब नेग्लिजिबल चांसेस रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग वैक्सीनेटेड है वो भी बूस्टर डोज ले लेवें, और जो नहीं है वैक्सीनेटेड वो अपना वैक्सीनेशन कराएं। ठीक है सर, ये एक बड़ा मिथ और दूसरे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हाँ प्रिकॉशंस है जी, जी डॉक्टर अशोक सिंह, क्योंकि देखिए एक बड़ा मिथ आजकल है कि अगर आप बूस्टर डोज लेते हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं, या इस तरह की खबरें फैलाई गई। अब इसको, ये मिथ, इसको जरा आप क्लियर करें। नहीं, बूस्टर डोज से ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। कार्डियक कोई ऐसा एलिमेंट इसमें पाया ही नहीं गया है कि बूस्टर डोज लगे, और ऐसा कोई रिपोर्टेड केसेस भी नहीं है। कोई इंसिडेंटली अगर कोई व्यक्ति पहले से ही कार्डियक पेशेंट है और बूस्टर डोज लगे और साइमल्टेनियसली उसको कोई एमआई वगैरह आ जाए, वो डिफरेंट चीज़ है। बाकी बूस्टर डोज से किसी भी प्रकार की बीमारी का अचानक होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है सर, अब क्योंकि देखिए अगर केसेस आते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है प्रिकॉशन रखे जाएं। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज अभी किस तरह से उस पर कवायद करनी चाहिए, वैक्सीनेशन किस तरह से होना चाहिए? हालांकि 90% बताया जा रहा है वैक्सीनेशन हो चुका है। जी, तो अब बूस्टर डोज आप अभी ले सकते हैं। बूस्टर डोज की अभी कोई ऐसे अलग से डेट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दो जिनके लग चुके हैं वो बूस्टर डोज ले सकते हैं। ठीक है विकास, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन हो, बूस्टर डोज हो, उसके लिए लगातार सरकार, एक टाइम वो भी था कोविड के टाइम में जब प्रयास किए जा रहे थे, घर घर जाकर वहां पर ये देखा जा रहा था कि वैक्सीनेशन हुआ है, देखे जाते थे लोग। क्या अभी उसी तरह से एक बार फिर से बूस्टर डोज देने की जरूरत है? देखिए मेगा, अगर बूस्टर डोज की बात करें तो राजस्थान के लिहाज से बात करें तो राजस्थान में अभी इस वक्त महज 14% लोग ऐसे जिन्होंने बूस्टर डोज ली है, जो बहुत कम आंकड़ा है। जबकि हम बात करें पहली डोज, दूसरी डोज की बात करें तो 95%, 96% लोग जो थे हमारे लक्ष्य के मुकाबले में 96, 97 तक का हमारा अचीवमेंट था। यही वो अचीवमेंट है जिसकी वजह से हमने, जब कोविड की थर्ड लहर की बात कही जा रही थी, उस थर्ड लहर के अंदर हमने अपने आप को सुरक्षा चक्र में लिया और उसके बाद में हमने काफ़ी हद तक उसमें जीत भी हासिल करी है। लेकिन अब बात करें प्रिकॉशन डोज की, तो प्रिकॉशन डोज से पहले केस काफी कम हो गए थे। इसके साथ ही हेल्थ केयर वर्कर जो है, अगर उनको हटा दें तो पूरे राजस्थान की बात करें तो मात्र 14% लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रिकॉशन डोज ली है। हालांकि अब सरकार काफी गंभीर इस पूरे मामले को लेकर के पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया है। घर घर स्क्रीनिंग के साथ में प्रिकॉशन डोज को लेकर के भी निर्देश दिए गए कि सब जगह प्रिकॉशन डोज लगाई जाए, उसकी जो गति है उसको तेज किया जाए। लेकिन उसमें एक बड़ा पेज इस बात को लेकर के प्रिकॉशन डोज जो है वो उपलब्ध नहीं है। अगर राजस्थान में बात करें तो अभी तकरीबन 8 लाख के आसपास प्रिकॉशन डोज के रूप में डोज हमारे पास उपलब्ध है। हालांकि केंद्र सरकार से लगातार संपर्क साधा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जिस तरह जरूरत के हिसाब से उनको डोज उपलब्ध कराई जा रहा है, वहां से भी आश्वासन मिल रहा है कि जल्द से जल्द जरूरत के हिसाब से डोज उपलब्ध होगी। लेकिन मौजूदा स्थिति है कि 14 से 15% का आंकड़ा जो है वो अभी तक छुआ है प्रिकॉशन डोज का। ये आंकड़ा अगर बढ़ता है 60 से 70% तक बढ़ता है तो काफी हद तक हम जो ये नया खतरा, नया वेरिएंट, नई चुनौती जो हमारे सामने है उसको जीत हासिल करने में काफी हद तक हम सफल हो पाएंगे। जी ठीक है, और तरुण लाल जी हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं। डॉक्टर तरुण लाल, अभी क्योंकि लगातार इसी पर चर्चा हो रही है कि जब लंग इन्फेक्शन के मरीज आते हैं, 100 के करीब मरीज ही आते हैं और कई गंभीर होते हैं, कोविड रिपोर्ट जो है उनकी नेगेटिव आ जाती है। अब ऐसे में राजस्थान की बात कर लें या देश की बात कर लें, कितना गंभीर लेने का ये मुद्दा है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जो सबसे ज़्यादा इस कैरेक्टरिस्टिक, इस वायरस का जो बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है वो है सर इम्यून एस्केप कैपेबिलिटी। जो ये ओमिक्रॉन BF.7 वायरस आया है, अभी चाइना से चालू हुआ है, और चाइना में जिस तरह से इसका सर्च हुआ है वो वाकई में इंडिया में एक स्केयर, एक डर पैदा कर रहा है। और उस डर पे ही अपन जरा सा विचार करेंगे सर। डर ही है अभी तो। इसकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है इम्यून एस्केप कैपेबिलिटी। इम्यून एस्केप कैपेबिलिटी क्या होती है कि जो बॉडी की इम्यूनिटी है
वो ये वायरस, स्पेसिफिकली ये वायरस बाईपास करता है। बॉडी की इम्यूनिटी अपनी किसी इन्फेक्शन से आई या किसी वैक्सीनेशन से आई, दोनों चीजें से, या बॉडी की खुद की नेचुरल इम्यूनिटी है, उन तीनों को ये वायरस बाईपास कर रहा है BF.7। और इसको देखते हुए अपन को जरा सा सतर्क रहना पड़ेगा, प्रिकॉशंस ज्यादा लेने पड़ेंगे। चाइना को देखते हुए अपन को ये वायरस से जरा सा सतर्क रहना पड़ेगा। हम वी एट RUHS हम तो बहुत ज़्यादा इसके ट्यून्ड अप हैं सर। हमने कोविड देखा है, 2019 से हम कोविड देखते आ रहे हैं। मैं ICU का चार्ट था मेरे पास, अल्फा वायरस देख लिया, डेल्टा देख लिया सर, ओमिक्रॉन देख लिया, और ये अब ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट आया है BF.7। ठीक है सर, एक और वेरिएंट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा फिजिशियन वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, लगातार चर्चा आज यही कि कोविड का अगर नया वेरिएंट आता है, चाहे वो चाइना से आए चाहे फिर वो अमेरिका से आए, कोई भी वेरिएंट आते हैं, उससे खतरा भारत के लिए कितना? क्योंकि अभी तक ये भी कहा गया कि 40 दिन जो है आने वाले वो भारत के लिए क्रूशियल हो सकते हैं अगर वहां पर जो कोरोना है वो फैलता है। अब इसको आप कैसे देखते हैं, कितना भारत में ये खतरा मंडरा रहा है? आज की अगर कंडीशन अगर देखें, जो भी हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देखें या जो जीनोमिक वेरिएशन जो आ रहे हैं उनको देखें, या प्रेजेंट में ICU एडमिशन या हॉस्पिटल एडमिशन इनकी पोजीशन देखें, तो उस कंडीशन में आज की डेट में ऐसा नहीं लगता कि बहुत अपन को डरने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी अपन को हाइब्रिड इम्यूनिटी है अपने पास वैक्सीनेशन का डेटा और वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है। पहले अपना काफी वैक्सीनेशन हो चुका, उसके अलावा इन्फेक्शन काफी अपने फर्स्ट एंड सेकंड वेव में हो चुका। उन सब कंडीशन को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि अपन को बहुत चिंतित होने की जरूरत है। बस अपन को प्रिकॉशन रखनी है, जीनोमिक सर्विलेंस अपन को करना है और मॉनिटरिंग करनी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने, तरुण लाल जी ने बताया। बाकी अपन को प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के लिए सेंसिटाइजेशन करने की जरूरत है, वो ऑलरेडी सरकार करी जा रही है। दूसरा, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जिन कंट्रीज में, ये चाइना या और कंट्रीज में जिनके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी करी है, जो आ रहे हैं उनको RT-PCR जरूरी है। ये सब चीजें अपन को करना जरूरी है, सर्विलेंस जरूरी है, ये सब करें। बाकी ऐसे सच आज की कंडीशन में ऐसा नहीं लगता कि अपन को बहुत चिंतित होने की जरूरत है। अपन को प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है, थोड़ा वॉचफुल रहने की जरूरत है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम को प्रमोट करने की जरूरत है और उनके वैक्सीनेशंस को सर्विलेंस पे लेने की जरूरत है। ये सब चीजें जरूरी है, ये सब चीजें अपन करें। और चिंतित होने की या सच पैनिक सिचुएशन की अपन को नहीं लग रहा आज की कंडीशन में कि अपन को ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन दिख रही है। ठीक है डॉक्टर तरुण लाल, जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी, अमेरिका से जो एक वेरिएंट है उसके लिए कहा जा रहा है कि XBB करके वहां पर वेरिएंट फैल रहा है। चाइना की बात करते हैं, वहां BF.7 फैल रहा है और ये वहां से कहा गया कि चाइना से ये फैल सकता है भारत में, इसलिए प्रिकॉशन जरूरी है। अमेरिका में XBB फैल रहा है तो वहां, और अगर भारत में भी हालांकि ये वेरिएंट है, अगर स्थिति देखें अमेरिका में थोड़ी सी गंभीर है, तेजी से फैल रहा है, भारत में ये स्थिति नहीं है। क्या आने वाले दिनों में ये स्थिति हो सकती है, या अलग अलग वेरिएंट फैलते हैं तो क्या स्थिति भारत के लिए हो सकती है कि ये वेरिएंट्स दिक्कत करें? देखिए, हमने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा था, चाहे डेल्टा रहा, चाहे ओमिक्रॉन रहा, अराउंड 3 to 4 मंथ्स में जो भी किसी और देश में हो रहा है, अराउंड 4 मंथ्स में हमने देखा कि ये वेरिएंट हमारे आने की संभावना रखता है। इसको देखते हुए, इस वेरिएंट को देखते हुए हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने, डॉक्टर सुदीप भंडारी सर के डायरेक्शंस में हमने मॉक ड्रिल्स चालू कर दी हैं। बहुत रिसेंटली हमारे मॉक ड्रिल्स हुई RUHS में, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, जहां हमने ये कोशिश करी कि कोविड ट्रायज एरिया को, जो रेड जोन, ऑरेंज जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन है, रेड जोन में करते ही 4 to 6 मिनट्स में इमरजेंसी से कोई आया, कोई फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रनी नोज, कफ, इन सब से आया, 4 to 6 मिनट्स में हमने उसको ICU में पहुंचाया। जो रेड एरिया के जोन्स थे हमारे, उसमें हमने स्ट्रेट इस मॉक ड्रिल के दौरान हमने अपने 305 बेडेड ICU जो हमारा RUHS का है, उसमें पूरी तैयारी हमने इस तरह से कर रखी है कि एक ICU बेड में 16 इक्विपमेंट्स हमने रख रखे हैं और उन 16 इक्विपमेंट्स के जरिए हम इमीडिएट ट्रीटमेंट करने को बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है सर, क्योंकि देखिए अब आपने ICU एक्सपर्ट हैं और आप लगातार बता भी रहे हैं कि किस तरह से आपने वहाँ पर सुविधाएं की हुई हैं। कई दर्जन, जो 4 दर्जन के करीब मरीज बताए जा रहे हैं जो गंभीर हैं और ICU में भर्ती हैं,
उनको लेकर किस तरह की जानकारी है? क्या उनमें कोरोना का कहीं सिम्टम नजर आता है? अभी हमारे जो आईसीयू में हैं 15 पेशेंट्स हैं, उनमें से कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं है। और अगर कोविड, हमने जीनोम सीक्वेंसिंग चालू कर रखी है, जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान हमें ये पता लग जाएगा ये कौन सा कोई वेरिएंट, ये क्या ये BF.7 है, चाहे कोई और सा वेरिएंट है, ये हमें इमीडिएटली पता लग सकता है जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा। लेकिन कोई सा भी वेरिएंट आए, वी आर वेरी मच रेडी। इसलिए जो इसकी इम्यून एस्केप कैपेबिलिटी है, चाहे कुछ भी है, अपने प्रिकॉशंस हमने मास्क का अपडेट कर लिया कि मास्क मैंडेटरी कर रहे हैं हम, सैनिटाइजेशन मैंडेटरी कर लिया हमने, बूस्टर शॉट्स के लिए वैक्सीनेशन सेंटर हमारा पूरा एक्टिव है हमारा, तो बूस्टर शॉट्स चालू कर दिए जो कि एक लाइफ सेवर है। अपन ने सबने फर्स्ट डोज लगवा ली, सेकेंड डोज लगवा ली, फर्स्ट प्रिकॉशनरी डोज, फर्स्ट बूस्टर लगवा ली, और अब बारी है सेकेंड बूस्टर लगवाने की। शायद है सर जो है ना यही कहेंगे कि सेकेंड बूस्टर डोज भी हमारे लिए लाभदायक होगी। ठीक है डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, क्या ये वक्त आ गया है दोबारा से जब हम मास्क पहने, भीड़ भाड़ में जाएं तो प्रिकॉशंस रखें? डेफिनेटली इस समय जो सरकार ने भी जो गाइडलाइन जारी की है उस हिसाब से मास्क पहनना, प्रिकॉशन रखने में उसमें कहीं कोई अपन को सरकार के नियमों का, गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। वैक्सीनेशन का प्रमोशन बहुत जरूरी है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है, ये सब चीजें जरूरी है, प्रिकॉशंस रखना। और आप मीडिया के माध्यम से आप जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि इस समय लोगों में सेंसिटाइजेशन का अभाव है। वापस लोग थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लोग थोड़ा से लापरवाह लग रहे हैं, लेकिन इस आपके माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये सब चीजें जरूरी है, सर्विलेंस जरूरी है। बाकी एज सच पैनिक सिचुएशन, पैनिक होना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर पैनिक होते हैं तो वही फिर काफी दूसरी चीजें क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं कि अपन चीजों की डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी, दवाइयों की डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी, पहले जैसे सिचुएशन क्रिएट हुई। तो पैनिक सिचुएशन नहीं है ना, ठीक है, इन्फेक्शन आ रहा है, निमोनिया भी आ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, कोविड पॉजिटिव भी है, कुछ कोविड नेगेटिव भी है, सभी चीजें आ रही हैं, लेकिन वॉचफुल रहना जरूरी है, जीनोमिक सर्विलेंस जरूरी है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट जरूरी है। ठीक है अशोक सिंह, डॉक्टर आपसे जानना चाह रहे हैं कि देखिए हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, लोग लगातार सुनते हैं कि कोरोना आ गया, या कोरोना चाइना में फैल रहा है, अमेरिका में फैल रहा है, ब्राजील में फैल रहा है। अब हम इसे कैसे समझे? क्या हम कोविड काल में अभी भी हैं, या आ सकता है, या कोविड काल खत्म हो चुका है भारत के लिए? मेरा ये सोच है, और डेटा भी यही कहते हैं कि कोविड पूर्णतया नहीं खत्म हुआ है। कोविड कह सकते हैं कि थोड़े दिन के लिए या कुछ समय के लिए हर्बिनेशन में है, सुसुप्त अवस्था में है, लेकिन ये गया नहीं है। ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि कुछ केसेस तो स्पोरेडिक केसेस तो मिल ही रहे हैं। पहले एपिडेमिक था, अब ये ऑलमोस्ट एंडेमिक हो गया। क्योंकि पहले जो एपिडेमिक का मतलब तो ये था कि पूरे विश्व में फैल रहा था, पूरे देश में फैल रहा था। अभी देश पूरे में इस मैग्नीट्यूड में नहीं है, कम मैग्नीट्यूड में जब केसेस जाते हैं तो हम उसको एंडेमिक कह देते हैं। तो ये एपिडेमिक अभी वर्तमान में नहीं है, एंडेमिक है। लेकिन जैसा कि लोकेंद्र जी ने भी कहा और सभी का कहना है कि प्रिकॉशन तो बिल्कुल ज़रूरी है, इसको हल्के में नहीं ले सकते अपन कि। और ये भी कहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि ये कितने दिन में आएगा, क्योंकि ये जो वेरिएंट जो अगर BF.7 है तो एक BF.7 का एक पेशेंट 18 पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर सकता है। इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो दूसरे वाले वेरिएंट से बहुत ज़्यादा है, तो शॉर्ट पीरियड में भी फैल सकता है। और अगर नहीं फैलता है तो अभी सुसुप्त अवस्था में है ही, अपने यहाँ तो अभी तक 4 केसेज ही इसके रिपोर्टेड हुए हैं। तो अगर अपन कंटिन्यूसली टेस्ट बढ़ाएं, कोविड टेस्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा करें तो अर्ली डिटेक्शन होगा। तो अपन इस सिचुएशन जो ठीक है, स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ जरूरी है कि टेस्टिंग हो, साथ ही साथ लोग जागरूक रहें। देखिए अभी स्थिति ये है कि लोग कंफ्यूज हैं कि हमको प्रिकॉशन लेना है या नहीं। डॉक्टर्स का कहना यही है प्रिकॉशन लेके रखिए, हालांकि अभी गंभीर स्थिति या पैनिक होने की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी भली है, सुरक्षा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा का भाग बनने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।